कितनी दर्द होती है इन सीनाओं में जब लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब, गिड़गिड़ाते हैं, पैर पकड़ते हैं और कहते हैं कि साहब हमारी पैसा दिला दीजिए साहब, हम बहुत विवश हैं साहब, हम लाचार हैं साहब, हमारी बेटिया की शादी कट गई है साहब, बिटिया की शादी नहीं हो पा रही है, हमारी दवा नहीं ले पा रहे हैं साहब, हमारी सांस फूल रही है साहब। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के बीच सहारा के कुछ सोशल मीडिया पे फेक चलाए जाने वाले न्यूज़ों के संबंध में बात करना चाह रहा हूं। आप सभी देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे विभिन्न तरह के न्यूज को प्रसारित किए जा रहे हैं, जैसे सहारा इंडिया का पैसा रिफंड मिलना शुरू हो गई, यहां चेक करें, या सहारा का पैसा वापस होगा, प्रक्रिया शुरू, या इंतजार की घड़ी समाप्त, निवेशकों का भुगतान शुरू। इस तरह से निकाले गए बहुत सारे न्यूज को आप लोगों ने भी देखा होगा। अगर सच्चाई जान रहे हो तो स्पष्ट रूप से लिखो कि हाँ, इस फलाने व्यक्ति ने, अमुक व्यक्ति ने यह बात कही है कि पैसा मिलना प्रारंभ हो गया है, अन्यथा इस तरह की भ्रम भ्रांति मीडिया वाले न फैलाएं। और इन्हीं सब न्यूज़ों को जब सम्मानित जमाकर्ता हमारे देखते हैं, सुनते हैं, तो इसके बाद वो सीधे एजेंट के घर पे पहुंचते हैं या फिर ब्रांच में पहुंच करके प्रबंधक को गाली गलौज करना प्रारंभ करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमें दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आप हमें भ्रमित कर रहे हैं, न्यूज के माध्यम से हमने देखा है, लिखा हुआ है कि पैसा मिलना प्रारंभ हो चुका है। और इतना प्रेशराइज करते हैं हमारे कार्यकर्ता साथियों को, हमारे प्रबंधक को, कि सुसाइड करने पे भी मजबूर हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे प्रबंधक आज सुसाइड भी कर चुके हैं। मैं आप सभी सम्मानित जमाकर्ता से आग्रह करता हूं कि आप इस तरह से किसी को प्रेशराइज ना करें कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाएं। वह भी हम सब आपके बीच के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जो अपने रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों के परवरिश के लिए, अपने परिवार की दायित्व निर्वहन करने के लिए एक संस्था में काम कर रहे हैं। इसमें एजेंट या प्रबंधक की कोई गलती नहीं है साथियों। और हमारे बहुत सारे साथी हमसे पूछते हैं कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथियों, मैं क्या कहूं, इसमें समझने का, मुख्य रूप से कार्यकर्ता साथी समझने का प्रयास कीजिएगा हमारे बातों को। मैं खुलकर तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन जब आपकी उम्र 78 साल 80 साल हो और तब मैं पूछूं कि आप अब क्यों नहीं कमाना चाहते हैं, तो आपका कहना ही स्पष्ट प्रथम रूप में यही होगा कि तो अब किसके लिए कमाना है, जो पैसे बचे हुए हैं उसको हम हंसी खुशी हम अपने उसमें जीवन व्यतीत कर सकते हैं। किनके प्रति मेरी विचार है, इस बात को भी समझिएगा। आप देखते होंगे कि सड़क से लेकर के सदन तक आपकी आवाज उठाई जा रही है, सहारा पैसा वापस करो, सहारा तेरी खैर नहीं, पैसा वापस नहीं तो 2024 में वोट नहीं। विभिन्न तरह के इस तरह के स्टेटमेंट आते रहते हैं, परंतु सरकार को भी पता है कि आपकी वोट हमें कब जरूरत है और आपकी वोट के लिए हमें क्या करना है। उससे भी पता है कि हमें पाकिस्तान हिंदुस्तान कराना है, या हिंदू मुस्लिम करा करके वोट लेना है, या भारत चाइना करा करके लेना है, या विकास के मुद्दे से कैसे भटका करके हमें वोट लेना है। उसे भली भांति आती है। इसी कारण से सरकार भी आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। यदि सेबी की गलती है, अगर इसे मान ले, फिर भी यह बात सोचने की है कि सेबी के पास सिर्फ 2 कंपनियों की पैसा है, रियल एस्टेट और हाउसिंग की। उसमें से भी हमारे संस्था हेड ने सारे पैसे को जमा नहीं किए हैं। मैं सूद ब्याज, सूद के साथ हम लोग कहते हैं कि 25,000 करोड़ रुपया हमारे सेबी के पास जमा है। बाकी जो कंपनियां हैं, बाकी जिस सोसाइटी में आपने पैसा जमा किया, उसका क्या हुआ, उसका पैसा देने में आपको क्या दिक्कत हो रही है, उसके पैसे कब देंगे। सिर्फ हर बार आप मुद्दे को भटका करके सहारा सेबी की विवादों के गुणगान गाते रहते हैं। साथियों, हमें तो स्पष्ट रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि यदि किसी के पास से आप 100 करोड़ रुपए कर्ज लें और जब कोई व्यक्ति आपसे वह उधार 100 करोड़ रुपए मांगे, साथियों आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, यदि आप 100 करोड़ रुपए देना चाहें तो लोगों के बीच 100 करोड़ रुपया वापस दें, या 10 करोड़ रुपए में आप अपने कोर्ट कचहरी और सरकार को 10 करोड़ रुपए देकर के 10 साल के लिए मैनेज कर लीजिए। यदि आपकी उम्र 80 हो रही थी तो 90 जाते जाते आपकी फाइल निपट जाएगी और धीरे धीरे यह केस भी ठंडे बस्ते में चले जाएंगे।
साथियों, मैं आपकी उम्र की बात नहीं कर रहा हूं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं किन की उम्र की बात कर रहा हूं। अगर 8 से 10 साल में चले गए तो यह संस्था नेतृत्व विहीन हो जाएगी, और आज जब ये स्थिति है तो आने वाला समय में क्या होगा यह हम कहने में असमर्थ हैं। साहब, आप कहते हैं कि भारत माता के सबसे बड़े हम भक्त हैं, और भारत माता की सबसे बड़े भक्त होने के नाते हमें तो ऐसा ही लगता है कि जब भारत की न्यायपालिका आपको बुलाती है तो आप जाने से भी इनकार कर देते हैं। हाल ही के दिनों में जब पटना कोर्ट ने आपको बुलाया तो आप आने से इनकार कर दिया। आपने कहा हमारी तबीयत खराब है, आपने भिन्न भिन्न तरह की बहाना बनाए, और जब आपकी गिरफ्तारी की वारंट निकलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट से एक दिन में स्टे ले लेते हैं, और ऐसे आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनती ही नहीं है। तो फिर स्टे एक दिन में कैसे आपको मिल जाता है? साथियों, इसमें सरकार भी उतना ही दोषी है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि फंड चुनाव के लिए हमें कहां से मिलेगा, आपसे नहीं मिलेगा। उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां ही चुनाव के लिए फंड देंगी, इसलिए सरकार भी कहीं न कहीं मौन बैठी हुई है। अभी कुछ दिन पहले जब मध्य प्रदेश की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आती है तो वहां पे पता चलता है कि यहां पे कोई है ही नहीं। ऐसा तो तभी संभव है जब उन्हें अगले को पहले से ही पता हो कि हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। जब पुलिस जाती है तो उन्हें आप मिलते नहीं हैं, और 5 दिनों के बाद आपका फोटो आता है, वो भी माननीय देश के गृह मंत्री के साथ में आप स्वर्गीय मुलायम सिंह को देखने गए थे। अब इसमें हम किसे समझे? पुलिस को पता नहीं है या सरकार को पता नहीं है? आप पुलिस किसको गिरफ्तार करने जाती है जो नहीं मिलते हैं? अब जनता तो सोचेगी ही कि सरकार को दोषी मानूं या आपको दोषी मानूं। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि काश एक बार इन गरीबों के बारे में भी आप सोच ले। ये वो गरीब लोग हैं जो धूप में ठेला लगाकर डेली अपने खर्चों को काट करके 100-200 रुपए अपनी बेटी के शादी के लिए जमा किए थे। अपने पैरों में चप्पल नहीं पहने, इन चप्पल के बगैर यदि कहीं पैरों में कट भी जाए तो टेटनस की 20 रुपए के सुई नहीं लिए थे साहब, बल्कि 10-20 जमा करके अपने पेट काट करके अपने बुढ़ापे की दवाई के लिए, अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए कुछ पैसे आपके पास जमा किए थे। इन गरीब की बेसहाय लोगों की दुख दर्द को समझने का प्रयास कीजिए साहब। आप क्या समझेंगे साहब? आप महलों में रहने वाले हैं, इन गरीब बेबस लाचार लोगों की आप क्या समझेंगे? गरीबी वो चीज होती है जो बुढ़ापे और बुजुर्ग को भी रुला देती है साहब। कितने दर्द होती हैं इन सीनाओं में जब लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब, गिड़गिड़ाते हैं, पैर पकड़ते हैं और कहते हैं कि साहब हमारी पैसा दिला दीजिए साहब, हम बहुत विवश हैं साहब, हम लाचार हैं साहब, हमारी बेटिया की शादी कट गई है साहब, बिटिया की शादी नहीं हो पा रही है, हमारी दवा नहीं ले पा रहे हैं साहब, हमारी सांस फूल रही है साहब। महोदय, एक बार भी आप कभी इन बातों पर भी विचार कीजिएगा कि गरीबी क्या विवशता लाचारी होती है। आप क्या समझेंगे साहब? आपको क्या कहें हम? हमें तो यह एक सोची समझी साजिश लगती है साहब, जो पहले आपने वैलेट लगाकर कुछ कार्यकर्ताओं को तोड़ा, फिर कमीशन न देकर के कुछ कार्यकर्ताओं को तोड़ा। जब कार्यकर्ता साथी चले गए तो आपने एम्प्लॉय लोगों का सैलरी देना बंद कर दिया, और जब स्टाफ की सैलरी नहीं मिल रही है साहब तो स्टाफ लोग भी जा रहे हैं, और कुछ दिनों में तो मकान मालिक भी ताला मार देंगे क्योंकि उनकी भी रूम रेंट नहीं मिल रही है। उसके बाद आप हाथ उठा करके कहेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, हमने संस्था को बंद नहीं किया, बल्कि मकान मालिक ने ताला मार दिया और ऑफिस को बंद कर दिया है। मैं अपने सम्मानित जमाकर्ता को एक पैसा मैं ब्याज सूद समेत वापस करूंगा। साहब वापस कीजिए ना, कब कीजिएगा वापस? जब लोग मर जाएंगे। आप हमेशा कहते हैं कि हमारी जो संपत्ति है वह देनदारी से तिगुनी है, तो साहब दीजिए ना, कब तक एम्बार्गो के रोना रोते रहेंगे? जब समय आता है तो आप कहते हैं कि अभी अगर बेच देते हैं इन संपत्तियों को तो कौड़ी के दाम बिक जाएंगे, अगर 5 साल बाद बेचते हैं, 10 साल बाद बेचते हैं तो दोगुना तेगुना चौगुना पैसा हमें मिलेगा। साहब का देनदारी उतना ही रहेगा कि देनदारी भी आपका दोगुना तेगुना चौगुना बढ़ेगा। इस बात को कब तक आप लोगों को बरगलाते रहेंगे इन बातों से? अब तो कागज बदलते बदलते सम्मानित जमाकर्ता भी मर चुके हैं, अब उनके जो नॉमिनी थे वो भी मरने के कगार पे आ गए हैं। अब क्या नॉमिनी के नॉमिनी को पैसा देंगे साहब? कभी तो आप समझिए इन गरीब बेबस लाचार लोगों की व्यवस्था को। गरीबी बहुत ही बेशरम चीज है साहब, कृपया करके इन गरीबों की स्थिति को समझिए और उनके पैसा को वापस कर दीजिए साहब।